हर हर महादेव, जय श्री राम। वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ पलक मिशन। आज की वीडियो हम लोग एपिक के बारे में जानेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, एपिक के टाइप्स देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स के साथ इसे समझेंगे। ठीक है। सो ये वीडियो तो किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए हो सकती है, क्योंकि आपको कभी न कभी ये टर्म तो सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा, या कहीं ना कहीं जब आप 5th सेमेस्टर में आते हो तो ये आपके सिलेबस का एक पार्ट बन जाता है। जो 2 नंबर के क्वेश्चन इसी से आते हैं यूजुअली। तो चलो हम शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि आखिर एपिक होता क्या है। तो इन स्ट्रिक्ट सेंस द टर्म एपिक और हीरोइक पोएम इज अप्लाइड टू वर्क दैट मीट्स एट लीस्ट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो क्या क्या क्राइटेरिया होगा जिससे कोई एपिक बनेगा या फिर हीरोइक पोएम बनेगा। तो पहला, लॉन्ग वर्स नैरेटिव ऑन अ सीरियस सब्जेक्ट। तो यानी कि किसी भी सीरियस टॉपिक पे ये होगा और लॉन्ग नैरेटिव होगा। ठीक है। ये किसी फॉर्मल और एलिवेटेड स्टाइल में लिखा जाएगा और इसका सेंटर क्या होगा, हीरोइक और क्वासी डिवाइन फिगर, जिसके एक्शंस पे कहीं ना कहीं किसी ट्राइब की फेट, किसी नेशन की फेट या पूरे ह्यूमन रेस को कह सकते हो, उसके एक्शंस जो होते हैं वो सब पे इम्पैक्ट डालेंगे, सबको अफेक्ट करेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, एपिक होता है एक ऐसा पोएम होता है जिसका स्टाइल जो होता है बहुत ही ग्रैंड होता है, जिसकी जो जब आप वर्ड्स उसके पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा डिफ़िकल्ट वर्ड्स का यूज़ किया गया है। रुको हम पहले समझ लेते हैं। एक टर्म यहाँ पे लिखा गया है। देखो बेसिकली क्या होता है, एपिक एक ऐसा पोएम होता है जिसे हम लोग हीरोइक पोएम भी बोलते हैं, जिसमें कभी भी एक फ़नी सब्जेक्ट मैटर पे ये नहीं लिखा जाएगा। जब भी लिखा जाएगा एक सीरियस टोन में लिखा जाएगा, सीरियस सब्जेक्ट होगा। उसके जो लैंग्वेज देखोगे वो बहुत ही लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं, वर्सेस में लिखे जाते हैं, वर्स नैरेटिव होता है इसका। और स्टाइल जो होती है बहुत ही ग्रैंड सेटिंग होती है, बहुत ही एलिवेटेड स्टाइल होती है, समझ रहे हो मतलब। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ही लॉन्ग मैग्नीट्यूड को वो कवर कर सकता है। कभी कभी तो पूरा होल ह्यूमन रेस को कवर कर सकता है ऐसा। जिसमें जॉन मिल्टन को अगर आप देखोगे तो वो पूरी ह्यूमन रेस को ही बता दी हैं उसके अकॉर्डिंग। जिसने पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन नहीं पढ़ी है, कोई बात नहीं, आप उसकी समरी भी देखना, तो आप उसकी फर्स्ट लाइन को देखा, आपको समझ में आएगा। चलो पहले देख लेते हैं कि आखिर ये क्वासी डिवाइन फिगर है क्या। जैसे महाभारत में कर्ण था, जिसे हम लोग बोलते हैं, जो कि सूत पुत्र था, लेकिन असलियत में जो कर्ण था वो सूरज का पुत्र था, सन का पुत्र था, जिसकी वजह से वो एक इंसान था लेकिन उसमें दैवीय शक्तियाँ थी। तो क्वासी डिवाइन फिगर का मतलब ऐसा फिगर जिसमें दैवीय शक्तियाँ हो, है ना, यानी having an extraordinary abilities from God but not fully, he can said to be someone having power from God। सिंपली भगवान से कुछ तो ऐसा आशीर्वाद में, जैसे हम बोले कि कर्ण के अंदर जो था वो डिवाइन एनर्जी थी, है ना। कर्ण को कोई हरा नहीं पाता, वो एक महान योद्धा था। ठीक है। तो कर्ण जो है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज़ के साथ पैदा हुआ है ना, जो सूर्य का पुत्र है ना वो। तो इसीलिए इन सब फिगर्स को हम क्वासी डिवाइन फिगर बोलते हैं। फिर मैंने कहा कि कभी कभी जो प्रोटोगोनिस्ट होता है, जो हीरो होता है, उसका एक्शन जो होता है वो पूरी ह्यूमन रेस टाइप या फिर जो भी उसके लोग आसपास हैं उनको अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल है पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन। इसमें एडम एंड ईव के बारे में बताया गया है। जैसे क्रिश्चियनिटी जो मानती है कि कैसे दुनिया आई, कैसे दुनिया एग्जिस्टेंस में आई, तो वो बोलते हैं एडम एंड ईव ने एप्पल खा लिया तो गॉड ने उन्हें गुस्सा करके उन्हें धरती पे भेज दिया। और लोग बोलते हैं क्रिश्चियनिटी में कि पैदा होना भी एक सिन है, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। लाइक क्रिश्चियनिटी में ये सब चीज़ें हैं। तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगी, क्योंकि हम ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। जो एग्जाम्पल है, जो टॉपिक है, हम उसको समझेंगे, राइट। चलो, तो जॉन मिल्टन जो है वो पैराडाइज लॉस्ट में इसका फर्स्ट लाइन अगर देखोगे ना, आप सर्च करना, आपको पूरा बुक भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री, इस तरीके से लाइन है। पता नहीं क्यों मुझे याद नहीं आ रहा, बट गूगल पे जाके पढ़ना, आपको समझ में आएगा। ये लाइन आपको देखने को मिलेगा, दैट फ्रूट ऑफ फॉरबिडन ट्री एंड फॉल वट एवर, आई डोंट रिमेंबर, आई डोंट नो या। बट हम देखेंगे अब एपिक समझ में आ गया होगा कैसा पोएम है। ग्रैंड स्टाइल है, ग्रैंड सेटिंग है एंड एलिवेटेड स्टाइल है, लॉन्ग नैरेटिव वर्ड्स पे लिखा गया है। ठीक है। अब एग्जांपल हम देखेंगे तो देखो, एपिक छोटा मोटा नहीं होता है कि एक बुक में कंप्लीट हो जाए।
मतलब 10-20 जितना हो सके उतना वो है एपिक। जैसे इलियड बुक 1 आप पढ़े हो, लेकिन बहुत बुक्स है उसमें, बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, वो तो आपको एक पार्ट पढ़ने को मिला ना। ये सारी एग्जाम्पल्स हैं एपिक पे। चलो पहले हम एपिक के टाइप्स समझेंगे, फिर हम एग्जाम्पल पे आएंगे। तो एपिक के 2 तरीके के होते हैं एपिक। एक ट्रेडिशनल एपिक होता है जिसको हम लोग फोल्क एपिक भी बोलते हैं, दूसरा हम प्राइमरी एपिक भी बोल सकते हैं, या फिर क्लासिकल एपिक भी बोल सकते हैं। तो जब भी आपसे 2 नंबर में ये सवाल पूछे कि जो एपिक का फर्स्ट टाइप है प्राइमरी एपिक, उसको और किन किन नामों से जानते हैं, जस्ट ए सेकेंड, गॉड मुझे बहुत ही ज़्यादा फीवर है इस टाइम, एंड इसलिए मेरी आवाज़ भी थोड़ी अजीब सी लग रही होगी, आई एम रियली सॉरी। या तो ट्रेडिशनल एपिक हो सकता है, फोल्क एपिक उसका नाम है, प्राइमरी एपिक या क्लासिकल एपिक, एंड दूसरी तरफ है सेकेंडरी एपिक या लिटरेरी एपिक। इसका 2 ही नाम है, ठीक है। चलो जानते हैं कि ट्रेडिशनल एपिक होता क्या है। तो ट्रेडिशनल एपिक जिसे फोल्क एपिक या प्राइमरी एपिक भी बोलते हैं, वो रिटन versions of what had originally bring oral poems about a tribal or a national hero during a warlike ages। तो बेसिकली होता क्या है ना कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कहावत है, और पहले के ज़माने में जो भी ओरल पोइट्रीज होती थी, जो गाई जाती थी, जो सुनाई जाती थी, जब हम उसको लिख दें, जब मान लो अभी आप मान लो जब आप पुराने एज में होते आप पुराने ज़माने वाले लोगों से जब पूछोगे तो उस वक्त की जो लोकगीत थे वो अपनी डायरी में लिखते थे। अगर कोई होगा जिसके मम्मी के पास होगा या किसी की दादी के पास होगा तो आप उसको देखना और उसको पढ़ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये उस वक्त के, कहेंगे कि ये मेरी मम्मी के ज़माने के हैं या ऐसा कुछ बोलता है अगर कोई, तो वो क्या होता है, वो ओरल पोइट्री होती है। और ओरल पोइट्री कैसी है कि पहले के ज़माने में गा के सुना के लोगों को बताई जाती थी और किसी ने उसको लिख दिया, वो ट्रेडिशनल एपिक होगा, ठीक है। रिटन वर्जन है जो कि ओरिजिनली कोई पोएम ओरल पोएम्स हुआ करती थी, यानी ओरल पोएम है जिसको किसी ने लिख दिया है, दैट इज ट्रेडिशनल एपिक। अब किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, अबाउट ट्राइबल और नेशनल हीरो, किसी भी वॉर, जैसे कोई अगर युद्ध हो रहा है उसमें कोई अगर हीरो है तो उसके बारे में नहीं होता, लोक कथाएं होती हैं। जैसे कभी आपने नाम, आई डोंट नो आपने नाम सुना होगा कि नहीं, बट आल्हा उदल नाम से बहुत ही है, छत्रसाल, ये सब बहुत ही फेमस है। जब आप इनके जो एरिया है उसमें अगर कभी जाके रिसर्च करोगे ना, ये सब जो अभी समझ लो हम बहुत ही ऐसे फेमस हीरोज़ को जानते हैं जो जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता बेसिकली, या फिर सिर्फ उसी एरिया के लोग जानते हैं। जिससे अगर आप आल्हा उदल की बात करोगे तो बहुत ही कम लोग हैं जो आल्हा उदल के बारे में जानते हैं, राइट। बट वो लोग एक्चुअल में एक ऐसे फिगर थे जिनको लेकर ओरल पोइट्री बहुत सारी हैं, बहुत सारी कहावतें हैं, आल्हा उदल को लेकर नाम ले लेके उनको गाया जाता है, और उसी को जिसने लिख दिया तब हम जाके उनके बारे में पता कर पा रहे हैं, राइट। तो किसी भी वॉर के टाइम पे कोई भी हमारा योद्धा है, कोई भी हीरो है, या कोई भी ऐसी चीज़ों के बारे में लिख दिया जा रहा है, वो ओरल पोइट्री होगा, उसी को लिखा गया है तो वो ट्रेडिशनल एपिक होगा। इसी में बहुत ही फेमस है इलियड एंड ओडिसी, ठीक है, जो कि होमर ने लिखा है। फिर एंग्लो सेक्शन बियोवुल्फ है जो एनोनिमस है। बियोवुल्फ किसने लिखा उस किसी को नहीं पता ना। द फ्रेंच कैंसन डी रोलैंड एंड द स्पेनिश पोएमा डेल सिड in the 12th century and the 13th century German epic, so I'm not gonna pronounce that, okay। मुझे याद है मेरे सर ने हमारे क्लास के हर एक बच्चे से पूछा, बेसिकली वो जो टीचर थे हमारे इंग्लिश के, उन्होंने लैंग्वेजेस की स्टडी की थी, राइट। तो जैसे हम लोग नॉर्मली कोई भी वर्ड को पढ़ लेते हैं तो हम उसके एक्सेंट नहीं पढ़ते, हम यूजुअली जैसे मैं इसको पढ़ूंगी तो कुछ भी पढ़ सकती हूँ, राइट, कि जैसे हम पढ़ लेंगे नाइबल एंजिन लियर्ड, राइट। बट ये वो बताएंगे, वो सर बताते थे कि ये जो वर्ड है वो कहाँ से अराइज हुआ है, तो इसमें ई नहीं पढ़ा जाता, तो इसमें आई नहीं काउंट होगा। तो वो टीचर ऐसे थे कि हम लोगों से पूछते थे कि बताओ तुम कैसे पढ़ोगी इसे, फिर कहते थे इसमें ई नहीं होगा, उसमें आई नहीं होगा। तो इस वर्ड को मुझे एक्चुअल में याद आ गया। तो इसी वजह से यूजुअली क्या होता है ना, प्रोनाउंसिएशन में बहुत ही मिस्टेक्स होते हैं। जैसे नाम भी होता है, कोई नाम देखोगे, जैसे हमारे एरिया वाइज, जो कंट्री वाइज, कुछ लोग आर नहीं बोलते हैं हर चीज़ में, है ना, और कुछ लोग आई नहीं काउंट करते हैं बोलते समय। तो ये सब होती है प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम्स। खैर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम सेकंड देखेंगे। अब एग्जांपल्स आपको इतने सारे जो मैं हाईलाइट की हूँ, अजीब से हाईलाइट किया हुआ है, उससे कोई टेंशन नहीं है, आप लिख लेना इसे कॉपी में।
जब आप ये सब एग्जाम्पल्स लिखोगे और सेंचुरी किस सेंचुरी की है वो भी डाल दोगे तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव लगेगा, ठीक है। लिटरेरी एपिक क्या होता है? लिटरेरी एपिक क्या होता है? वर कंपोज्ड बाय एन इंडिविजुअल पोइटिक क्राफ्ट्समैन इन डेलिबरेट इमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल फॉर्म। तो बेसिकली ये क्या करते हैं? इमिटेट करते हैं। जैसे ट्रेडिशनल फॉर्म के जो एपिक होते हैं उनको इमिटेट करते हैं, उनको कॉपी करके अपने स्टाइल में लिखते हैं। बट कॉपी करने का जो सब कुछ कॉपी करते हैं उन्हीं का फॉर्म तो कॉपी करते हैं। जैसे वो ट्रेडिशनल एपिक था, नया कंटेंट रहेगा, नई थीम रहेगी, नई आइडियोलॉजी रहेगी, लेकिन पहले के जैसे लोगों की तरह ही लिखना पसंद करते हैं ना। इमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल फॉर्म या ओरल एपिक को करते हैं। ऑफ दिस काइंड इज वर्जिल की एक लैटिन पोएम है एनीड, जो कि बहुत ही फेमस लिटरेरी एपिक है। फिर मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट, आपको पता ही है, ये भी एक लिटरेरी एपिक है, बहुत ही फेमस है। पैराडाइज लॉस्ट इन टर्न बिकेम द रोमांटिक पेरनॉड, अ मोमेंट फॉर जॉन कीट्स फ्रैगमेंटरी एपिक हाइपेरियन। उसके बाद मिल्टन के बाद जो है कीट्स ने भी लिखा हाइपेरियन, जो कि बहुत ही फेमस एपिक है। उसके बाद विलियम ब्लेक की एपिक है विलियम ब्लेक सेवरल एपिक्स और प्रोफेटिक बुक्स, द फोर जोआज, मिल्टन, जेनिसिलम, which translated into Blake's own mythical terms the biblical narrative that has been Milton's subject. So William Blake ने भी बहुत सारे concepts पे लिखा, literary epics उनके भी बहुत ज़्यादा famous है। अब देखो, जैसे मैंने बोला एपिक के बारे में मैं बात कर रही हूँ, राइट। तो अगर कोई भी पुराना टर्म लो और उसमें एरिस्टोटल का नाम ना है, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो देखो, जो एरिस्टोटल थे, जो ग्रीक के बहुत ही फेमस फिलोसोफर थे, और उनको क्रिटिसाइज़ करने के लिए किसी भी वर्क को लोग एरिस्टोटल के जो आइडियाज़ हैं उसको भी शामिल करते हैं। जैसे शेक्सपियर बहुत क्रिटिसाइज हुए हैं। एरिस्टोटल तो कब के मर गए, राइट, बट शेक्सपियर के इतने बाद आने के बाद भी शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किस बेसिस पे किया गया? एरिस्टोटल के 3 यूनिटीज़ के अकॉर्डिंग, राइट। तो एरिस्टोटल इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। सो एरिस्टोटल कहते हैं कि देखो, अपनी बुक पोएटिक्स में वो कहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग ट्रेजेडी नंबर 1 पे है, फिर आता है एपिक नंबर 2 पे, और फिर आता है हमारी कॉमेडी। इनके अकॉर्डिंग यार देखो, कॉमेडी 3rd लेवल पे आती है। कॉमेडी नहीं, सबसे पहला बहुत ही अच्छा अगर कोई वर्क माना जाता है इनके अकॉर्डिंग तो वो है ट्रेजेडी, देन वो कहते हैं चलो एपिक, और वो कॉमेडी को सबसे लास्ट में गिनते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आखिर फीचर्स, ये बहुत पूछता है एग्जाम में कि फीचर्स ऑफ एपिक बताइए, 5 नंबर में या 2 नंबर में पूछता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि पहला फीचर क्या होता है आखिर एपिक का। तो द हीरो इज द फिगर ऑफ ग्रेट नेशनल और इवन कॉस्मिक इम्पोर्टेंस, यानी हीरो की बहुत ही ओवर इम्पोर्टेंस है। हीरो ही तो मेजर फिगर है, लाइक कोर है उस वर्क का, राइट। तो हीरो इज द फिगर ऑफ ग्रेट नेशनल और इवन मोर कॉस्मिक इम्पोर्टेंस, हीरो की कॉस्मिक इम्पोर्टेंस है। देन है हमारा द सेटिंग ऑफ द पोएम इज एम्पल इन स्केल, मे बी वर्ल्ड वाइड और इवन मोर लार्जर, राइट। तो जैसे हम बोलेंगे कि जो पोएम की सेटिंग है वो छोटे मोटे, जैसे हम कोई नॉर्मल ड्रामा पढ़ते हैं तो हम नॉर्मली एग्जाम में लिख के चले जाते हैं इसकी सेटिंग वेसेक्स थी, इसकी सेटिंग ये थी। लेकिन एपिक में इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ लैंड कवर हो जाता है कि उसका कोई कहना ही नहीं। यानी एम्पल स्केल में इसकी जो वर्ल्ड वाइड सेटिंग, यानी इतने ओवर ह्यूज ज्योग्राफी को कवर कर लिया है कि आप बता नहीं सकते इसकी सेटिंग क्या है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड यहाँ बोले ना, एम्पल इन स्केल एंड मे बी वर्ल्ड वाइड और इवन मोर, यानी पूरी दुनिया को कवर कर लिया, पूरे देश ही को कवर कर लिया, समझ में आया। एंड द एक्शन इन्वॉल्व एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डीड्स इन बैटल, यानी बैटल में एक्शन जो हीरो के हैं वो कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मतलब समझ लो 1,000 पे एक भारी, ऐसा समझ लो, है ना। इससे भी ज़्यादा बता सकते हैं, 1000 तो कम लग रहा है, ठीक है। इन दीज ग्रेट एक्शंस द गॉड एंड द अदर सुपर नेचुरल बीइंग टेक एज एन इंटरेस्ट। देखो एपिक में क्या होता है, गॉड की इंटरवेंशन होती है, डिवाइन इंटरवेंशन। किसी ने इलियड पढ़ी है? इलियड आपको सिलेबस में भी मिला है ना शायद, इलियड बुक 1 मिला है। इलियड जो है बहुत ही फेमस है, एपिक है। और जब आप हमें यहाँ पे देखा ना, इलियड का एग्जाम्पल देखती हूँ मैं है कि नहीं।
हाँ, तो इलियड एंड ओडिसी जो है होमर की है, इसमें आप जब देखोगे इसमें भगवान लड़ाई कर रहे हैं, मतलब ग्रीक जो गॉड हैं वो एक दूसरे तरीके से ओपोनेंट टीम से लड़ रहा है, एक दूसरा जो है ट्रॉय से लड़ रहा है, दूसरा स्पार्टा की तरफ से है, ग्रीक आर्मी की तरफ से है। तो गॉड इंटरवेंशन है, मतलब डिवाइन इंटरवेंशन, जिसमें प्लेग आ जा रहा है। भगवान के किसी ने रिक्वेस्ट किया ज्यूस से कि प्लीज़ आप प्लेग करवा दो, तो प्लेग आ जा रहा है वहाँ पे, पूरी लोग घोड़े मर जा रहे हैं, सब कुछ हो जा रहा है, समझ रहे हो। तो गॉड डिवाइन इंटरवेंशन होती है इसमें। और इसमें क्या होता है ना, एपिक के स्टार्टिंग में ही इन्वोकेशन ऑफ म्यूज देखोगे आप, मतलब जो जैसे तुम कोई भी एपिक उठाओगे तो सबसे पहले आप जब देखोगे ना तो वो भगवान से हेल्प लेने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि देखो एपिक को कंप्लीट करना अपने आप में ही बहुत ही बड़ी बात है। अब 10 बुक 20 बुक एक ही चीज़ को कंटिन्यू करके नहीं लिख सकता इंसान, लेकिन लोगों ने लिखा है। तो शुरुआत में ही भगवान को बुला लिया जाता है कि मैं इस मेजर वर्क को शुरू करने जा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे अपनी ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करें, अपनी शक्तियाँ प्रोवाइड करें, क्योंकि मैं एपिक लिखने जा रहा हूँ, समझ रहे हो। तो इन्वोकेशन ऑफ म्यूज़, एक क्लास मैंने म्यूज़ पे भी बनानी है, क्योंकि बेसिकली म्यूज़ के बारे में स्टडी करना ज़रूरी है। हर बार ये टर्म आता है तो लोगों को कन्फ्यूजन होती है। हम ग्रीक के म्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन्वोकेशन ऑफ म्यूज़ आपको समझ में आ गई, जिसमें ग्रीक गॉड्स को बुलाया जा रहा है कि मैं इस एपिक को शुरू करने वाला हूँ, बहुत ही बिगिनिंग में हो जाएगा, ठीक। The epic poem is ceremonial performance and is narrated in ceremonial style, which is deliberated, distinct from originally speech, and proportioned to grandeur and formality of heroic subject and आर्किटेक्ट। मतलब बेसिकली मैंने बताया था कि ग्रैंड सेटिंग, ग्रैंड स्टाइल, एलिवेटेड स्टाइल में लिखा गया है, बट डेलिबरेटली इसको लिखा गया है ना। और एपिक पोएम बेसिकली सेरेमोनियल परफॉर्मेंस, जैसे कोई आपके घर में कुछ है इवेंट तो आप उसमें परफॉर्म कर रहे हो, या स्टेज पे ये एपिक परफॉर्म हो रहा है, गाया जा रहा है, या फिर अगर लिटरेरी एपिक है तो आपको तो पता ही है। और उस तरीके से सेरेमोनियल स्टाइल में वो लिखा जाता था, ठीक है, जो कि बहुत ही दूर है ऑर्डिनरी स्पीच से। ऑर्डिनरी का एपिक में क्या काम है कि नहीं। और एक चीज़ है यहाँ पे, शायद मैंने लिखा नहीं है, मैं बता देती हूँ। हाँ, लिखा है द नैरेटिव स्टार्ट्स इन मीडियाज रेस। देखो, इन मीडियाज रेस अगर ये लिख दिए एग्जामिनर फ्लैट हो जाएगा, बोलेगा इस बच्चे को सब आता है, पूरा नंबर दो, ठीक है। सो बेसिकली इन मीडियाज रेस एक टर्म है जिसका मतलब होता है इन द मिडिल ऑफ द थिंग्स। कभी भी आपको कोई भी एपिक शुरुआत से शुरू नहीं मिलेगा, बीच में से ही शुरू मिलेगा, हमेशा बीच में शुरू होगा। किसी ने अगर महाभारत देखी हो तो क्या आपको महाभारत में आपको बैटल फील्ड से ही शुरू होता हुआ दिखाएगा ना, है ना। महाभारत में आपको क्या दिखा रहा है कि कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि दिखाई जा रही है। वहाँ पे कृष्ण जी अपना जो है सब कुछ उसको गीता का ज्ञान देते हैं। वो नहीं बताया जा रहा कि रीज़न क्या है क्या नहीं है। जब आप पढ़ोगे ना महाभारत तो आपको पता चलेगा कि पूरा महाभारत में वो गीता का श्लोक है, वो युद्ध भूमि का डिस्क्रिप्शन है, कैसे लोग मर रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बीच में शुरू हुआ, ये नहीं बताया ना कि देखो पांडव पैदा हुए, पांडव किसके पुत्र थे, दुर्योधन किसका पुत्र था, दुर्योधन ने क्या किया, कैसे शादी हुई, ये सब नहीं है महाभारत में। महाभारत में एज एन एपिक महाभारत में क्या है, बीच में शुरू हो रहा है, युद्ध भूमि में शुरू हो रहा है, कृष्ण जी हैं, अर्जुन हैं, और वो गीता का उपदेश, समझ रहे हो। तो बीच में, इसका मतलब क्या है, इन मीडियाज रेस, एपिक हमेशा बीच से चालू होगा, इन द मिडिल ऑफ द थिंग्स एट क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एक्शन, है ना। इलियड में भी देखो, इलियड में आपको कैसे इलियड शुरू हो रहा है, लड़ाई दिखाई जा रही है ना। एगामेमनॉन लड़ रहा है, एक्हिलीज लड़ रहा है, दोनों का क्लैश शुरू हो रहा है। क्लैश का रीज़न, इलियड को लोग जो है एज अ सिलेबस पढ़ते हैं। मैं बता दूं, मैं भी जब इलियड आपको पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि हज़ारों सालों पहले का ये सिस्टम है। जब हज़ारों सालों पहले जब लोग आपस में गॉड लड़ाई कर रहे होते हैं गोल्डन एप्पल के लिए, इलियड की ये एक्चुअल स्टोरी है। कैसे इलियड यहाँ तक आया लोगों को पता नहीं, लोग सिलेबस की तरह पढ़ते हैं, बट मैं बता दूं 1000 साल पहले एक एप्पल, गोल्डन एप्पल था, जिसमें लिखा होता कि सबसे सुंदर के लिए है ये, और इसमें लड़ाई होती है, जिसके बाद जो है लोग, वहाँ की जो गॉडेस होती हैं वो अपने आप को मतलब नेकेड हो जाती हैं। जो बहुत ही सुंदर एक प्रिंस होता है,
उसके सामने और उससे पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है सबसे सुंदर कौन है, तो उसको वो बहुत सारी चीज़ें बोलती हैं। अगर तुम मुझे बोलोगे कि मैं सबसे सुंदर हूँ तो मैं तुम्हें दुनिया की ये चीज़ें तुम्हारे नाम कर दूंगी। और एक गॉड होती है जो कहती है कि सबसे सुंदर लड़की हेलेन को तुम्हारे प्यार में पागल कर दूंगी। और फिर वो जो है वो उसको चुनता है, और फिर जो दो लोगों को नहीं चुनता है वो उसके अगेंस्ट में लड़ रही होती है। तो तुम्हें पता चलेगा जब इलियड का 1000 साल का पुराना हिस्ट्री पढ़ोगे, जब वो पता चलेगा गॉड में क्या क्या हो रहा था, कैसा डाइनिंग टेबल में सारे बैठे थे और बीच में एप्पल आ गया, किसको नहीं इनवाइट किया गया था, उसी बंदे ने झगड़ा लड़ाने के लिए, वो झगड़ा लगाने के लिए एप्पल फेंक दिया। बहुत कुछ है उसमें, ठीक है। तो इसमें ऐसे नहीं पढ़ना है कि ये डायरेक्टली, लेकिन आपको जब इलियड का बुक दिया गया है बुक 1, तो आपको ये सब नहीं पता ना कि कैसे 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 गॉड में लड़ाई हुआ था उस एप्पल के लिए, कुछ नहीं पता आपको। आपको क्या पता है, लड़ाई हो रही है दो लोगों के बीच में, स्पार्टा है, ट्रॉय है। समझ में आ रहा है आपको? यही है, ये मैं समझाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि अगर जिसने इलियड नहीं पढ़ी होगी उसको मेरा ऊपर से बात जा रहा होगा, उसके सर के ऊपर से जा रहा होगा बॉल, ये नॉलेज का बॉल ऊपर से जा रहा है, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप नहीं भी हो तो नॉर्मली महाभारत का एग्जाम्पल तो सब जान सकते हैं ना, ईजी है, सबको पता भी है ना, सीरियल तक देखा है, पढ़ा भी है, तो पता होता है। देन देखो, द नरेटर बिगिन बाई स्टार्टिंग दिस हिज आर्ग्यूमेंट और एपिक थीम इनवॉक्स me a muse or guiding spirit to inspire him in his great undertaking, the address to Mew the epic question। so ये वही है इन्वोकेशन ऑफ म्यूज के बारे में, कि एपिक हमेशा कैसे शुरू होता है, गॉड को एक गाइडिंग स्पिरिट को इंस्पायर होके उनको एड्रेस करके ही चालू होता है, ठीक है। द थर्ड है, देयर आर कैटलॉग्स ऑफ सम्स ऑफ प्रिंसिपल कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस्ड इन अ फॉर्मल डिटेल। यस, द अदर इज, अगर सिंपली देखा जाए तो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का प्रेजेंस होगा, भूत, गॉड, कुछ तो ऐसा होगा सुपर नेचुरल, मतलब डिवाइन इंटरवेंशन के साथ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होगा, जैसे फैंटम्स हो गए, घोस्ट हो गया, ये सब होना ही होना है ना। कुछ सुपर नेचुरल पावर्स है, कुछ तो है, क्वासी डिवाइन है। फिर हीरोइक स्टोरी है, लॉन्ग नेरेटिव पोएम है, प्रोटोगोनिस्ट के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज है, क्वासी डिवाइन फिगर, एलिवेटेड स्टाइल है, फॉर्मल स्टाइल है, डिफिकल्ट लैंग्वेज है, एक सीरियस नोट पे लिखा जाता है, सीरियस थीम होता है इसका, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, इलियड एंड ओडिसी बाई होमर, बीओवुल्फ है प्राइमरी एपिक का एग्जाम्पल, वर्जिल की इलीड, मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट और दांते की डिवाइन कॉमेडी, ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स हैं लिटरेरी एपिक के। देन व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एपिक? स्ट्रक्चर ऑफ एपिक कैसे होता है, शुरुआत कैसे होती है, इन्वोकेशन ऑफ गॉड, इन्वोकेशन ऑफ गॉड, ठीक। देन मीडियाज वेस्ट, इनटू द मिडल ऑफ द थिंग्स, देन एपिक सिमिली यूज होगा एंड कैटलॉग्स यूज होगा। ये दो, अगर आप एपिक के स्ट्रक्चर में एपिक सिमिली अगर यूज कर दिए एंड एपिक कैटलॉग यूज कर दिए टर्म, तो फिर आपको जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा नंबर मिल सकता है, क्योंकि एपिक में एपिक सिमिली यूज होता है, ठीक है। एपिक सिमिली का अगर आप एग्जाम्पल देखोगे, जैसे सिमिली में यूजुअली हम लोग क्या समझते हैं, एज और लाइक इज सिमिली, राइट। लेकिन जब पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन पढ़ोगे, मतलब 15-15, 16-16 लाइन का एक एग्जाम्पल है एपिक सिमिली का। जैसे अगर आपको किसी ने पढ़ाया होगा या नहीं पढ़ा तो खुद से तो पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं, तो आप देखोगे कहाँ से कनेक्ट कराते 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 कम से कम 10 लाइन बीत जा रहा है और फिर वो एंड हो रहा है, फिर फुल स्टॉप लग रहा है। और जब आप उन पूरे को पढ़ोगे तो आप ध्यान दोगे कि फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन का लिंकिंग कराने के लिए इतनी सारी चीज़ों का एग्जाम्पल दिया है। इज जैसे एज और लाइक जो हम सिमिली में यूजुअली बोलते हैं, एपिक में एकदम जैसे हम बोलते हैं कि तुम यू आर लाइक अ रोज, है ना, या तुम तो रोज की तरह लगती हो यार, लेकिन इसमें ऐसा नहीं बताएगा, डायरेक्टली नहीं बोलेगा, मतलब हद से ज़्यादा, मतलब बहुत ही लॉन्ग सेंटेंसेस में जाके इसकी एपिक सिमिली एंड एपिक कैटलॉग कंप्लीट होता है। समझ में आया? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एपिक। सो वेल, वेरी सिंपली शॉर्ट में समझा दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको डेप्थ में चीज़ें जाननी है तो अगर आप बुक का अगर मुझसे पूछो तो ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, ग्रीन कलर की बुक है, लाइट ग्रीन में, एम.एच. अब्राम्स की, आप उसको ले लेना। टर्म्स के लिए वो ABCD फॉर्मेट में है, तो आपको सारा समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। लाइक दैट बुक इज़ वेरी यूजफुल फॉर इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स, चाहे आप UG के हो, PG के हो, कहीं के भी हो, आपको टर्म समझने में बहुत हेल्प करेगा। सो वेल, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू so much for watching this video, and for more videos subscribe to the channel. Thank you and Jai Hind.